हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम हिस्ट्री नेट जेआरएफ 2021 की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप सबका। सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट भी किया। हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमारे अटैम्प्ट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों के अलावा जो जिस नेट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा ये क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चन के बीच में से ही तो क्वेश्चन बनेंगे ना। तो आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत कम समय रह गया है और आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम टेस्ट लगा कर जाइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि आप एग्ज़ाम में जाएं, आपको किसी प्रकार का फियर ना हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। आराम से आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते जाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा देना, ताकि और जो नेक्स्ट सेट में लेकर आऊँगा उसी समय आपके फ़ोन पर आ जाए और आप उसी समय जल्दी से आप उसको प्रिपेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ पर आपको इसके सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। यूजीसी ने पैराग्राफ का इतना अच्छा स्कोप दिया है कि आपके 10 क्वेश्चन 2 पैराग्राफ में आते हैं। एक पैराग्राफ तो डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और जब हम पढ़ते हैं, एक तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम पैराग्राफ को इग्नोर ही कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, इससे कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आएगा उस समय देखेंगे, बहुत अच्छा होगा, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। एक तो पैराग्राफ करते समय, प्रैक्टिस करते समय उसको इग्नोर करते हैं, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट किया होता है एग्जामिनर ने कि एग्ज़ाम में मैंने देखा है पिछला 2019 का 2020 का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है कि पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट में पूछा गया है। तो हमारे पास समय भी उतना नहीं होता कई बार कि हम बाद में जाकर लास्ट में पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, फिर उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं हम लोग। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पैराग्राफ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उसको कैसे करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्ज़ाम में जाकर के हमने उसको कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और एक बात आपको मैं बता दूँ कि ये पैराग्राफ में दिए गए जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका जेआरएफ जरूर डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स के हैं। और ये 20 मार्क्स में से यदि आप 8 क्वेश्चन करके आते हो तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनता है। यदि हमारे ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो हमारा बहुत पीछे जाते हैं हम। आपको पता है एक एक नंबर काउंट होता है जेआरएफ के लिए, और जेआरएफ के लिए हम जा रहे हैं और हमारा टारगेट है 80+ क्वेश्चन को सॉल्व करना और जेआरएफ क्वालिफाई करना, यही हमारा टारगेट है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अपनी मेहनत को अंजाम तक लेके जाना है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाना है। ठीक है। और ऐसे देखिए क्या होता है कि हम प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते ना, जिससे हमें कुछ एक्चुअल में जो हमारा आउटपुट है बिल्कुल सही आए। देखिए पैराग्राफ पे बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो चुकी है जिन्होंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं कि आपने इस प्रकार पढ़ना है, इस प्रकार करना है। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब जाते हैं ना, वहाँ एग्ज़ाम का फोबिया दिमाग पे होता है, प्रेशर होता है, स्क्रीन पे पढ़ने की हमारी हैबिट नहीं होती। हमने बुक से प्रिपेयर किया होता है, लेकिन स्क्रीन पर जब जाते हैं तो हमारा जो लिंक है, वो कम्युनिकेशन लिंक, वो बन नहीं पाता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर कि पैराग्राफ बड़ा होता है लेकिन उसको पढ़ते समय उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। कभी हम आगे ले जाते हैं, कभी पीछे ले जाते हैं। एक लाइन से जब शिफ्ट होकर हम दूसरी लाइन पर जाते हैं तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो लाइन का जो आपस में संबंध है, वो हमारा टूट जाता है। तो पैराग्राफ पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिस कारण हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं। आपने भी देखा होगा, जिन बच्चों ने तो अपीयर किया है एग्ज़ाम में उनको तो पता होगा। जो नए हैं उनके लिए तो मैं बता दूं कि पैराग्राफ को वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ता है, इसीलिए तो वहाँ दिक्कत होती है, क्वेश्चन थोड़े से गलत होते हैं। अब पैराग्राफ को करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊँगा। पूरे इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़िए। आपको एग्ज़ाम हॉल में एक पेन और पेपर दिया जाता है। आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है सारे आप एक पेज पर लिख लो। उस पैराग्राफ पर आप उसको जाकर आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सही डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करते समय हम ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि आपको पैराग्राफ पे क्वेश्चंस कैसे पढ़े जाएं। ये सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये पैराग्राफ है। हम पैराग्राफ को ना पढ़ करके सीधा हम पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था? हमें यह पूछा गया है कि अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था। आप इसको नोट करिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था। भारत का अल्प विकासीकरण उत्तराधिकार में नहीं मिला था। सी ऑप्शन है, 18वीं शताब्दी का भारत अल्प विकसित नहीं था। भारत एक गरीब देश नहीं था। ठीक है। ऐसे ही हमने आगे वाले सारे प्रश्नों को पढ़ना है, उसको नोट करना है। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ को। भारत का अल्प विकासीकरण पारंपरिक नहीं था या प्राक औपनिवेशिक भूतकाल से उत्तराधिकार में नहीं मिला था। 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था, ना कि अल्प विकसित। यहाँ पर
इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अल्प विकसित या फिर अविकसित था। और अधिकतर विकास 18वीं शताब्दी के बाद और मूल रूप से 1850 के बाद हुआ, जो कि पूरे विश्व स्तर पर कम नहीं था, परंतु शायद अन्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विकसित ही था। वास्तव में मुगल भारत और प्राक औद्योगिक यूरोप और जापान की आर्थिक स्थिति के बीच कोई विशेष अंतर नहीं था। 1750 के दशक से भारत में उपनिवेशवाद और उसके लंबे इतिहास का प्रमुख लक्षण ब्रिटेन द्वारा भारत में उत्पादित सामाजिक अधिशेष को हड़पना था, जबकि अधिशेष का स्वरूप उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाओं में अधिशेष की प्रत्यक्ष हड़प, हमारे लड़कों का रोजगार, असमान विनिमय, औद्योगिक पूंजीवाद के लाभ और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज लगातार बदलते गए, जबकि अधिशेष का हड़पना स्थायी और मूलभूत बना रहा। निस्संदेह इसमें कई परिवर्तन हुए थे और उनमें से कुछ सकारात्मक थे। उदाहरण के लिए यदि अलग से देखा जाए तो जैसे रेलवे का विकास, परंतु यह परिवर्तन आंतरिक था और औपनिवेशिक ढांचे के भाग के रूप में सामने आए और इसी कारण अल्प विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। उपनिवेशवाद को उसकी संपूर्णता या एकीकृत ढांचे के रूप में बेहतर रूप से देखा जाता। नई विकसित संस्थाओं और उभरते ढांचे ने अंतर संबंधित और पारंपरिक रूप से संबंधित तंत्र निर्मित किए, जिसके फलस्वरूप उपनिवेशिक ढांचे का अस्तित्व बना रहा। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया था, सबसे पहले वो देखते हैं कि भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था। 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था। भारत का अल्प विकासीकरण उत्तराधिकार में नहीं मिला था। 18वीं शताब्दी का भारत अल्प विकसित नहीं था और भारत एक गरीब देश नहीं था। देखिए, जब इस ऑप्शंस को हम लेते हैं ना, 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था, उसमें ये सारे के सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जाइए, देखना आपके कितने सही होते हैं। और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप सभी ने, बहुत ही पहले डेडिकेशन से पहले सेट को पढ़ा है, समझा है और अप्रिशिएट भी किया है। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी ने अपने नंबर्स लिखे हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप अपने मार्क्स को जरूर नीचे लिखिए ताकि हमें पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट लगाने का मकसद ही यही होता है कि आपने अपने उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से आपकी गलती हो रही है, ताकि आप उनको अपनी बुक से जा करके फिर से एनालाइज कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है। 18वीं शताब्दी के भारत को अल्प विकसित क्यों नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। हमने ये बताना है कि भारत का 18वीं शताब्दी में हमारा भारत जो है अल्प विकसित क्यों नहीं था। पैराग्राफ को हमने ध्यान से पढ़ा है। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर लॉक करिए। नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्या हुआ, पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि 1850 के बाद अधिकतर देशों का विकास हुआ, बिल्कुल क्लियर है। और विश्व का विकास 18वीं शताब्दी के बाद हुआ, ये भी उसी में आ जाता है। और भारतवर्ष अन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं था, ये भी सही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था समकालीन यूरोप तथा जापान से तुलनीय थी, ये भी पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर दे रखा है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर करना है और अपने स्कोर जरूर मेंशन करने हैं, अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, अपना आंसर सोचिए, उसके बाद जब मैं आंसर बताता हूँ आप उसी से मिलाइए, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी उपनिवेशवाद की आधारभूत विशेषता है। देखिए, उपनिवेशवाद की डेफिनेशन क्या होती है। असमान विनिमय, सामाजिक अधिशेष की हड़प, सामाजिक ऋण पर ब्याज, औद्योगिक लाभ का हरण। पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो उपनिवेशवाद का मेन जो उसकी डेफिनेशन होती है वह होती है सामाजिक अधिशेष की हड़प। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। भारत में रेल विकास की प्रक्रिया क्यों बदल नहीं पाई। पैराग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे तो रेल मात्र सत्य ही था, रेल सकारात्मक परिवर्तन था, रेल की प्रायः अनदेखी की गई और रेल उपनिवेशिक ढांचे का मात्र एक हिस्सा था। यहाँ पर अपने क्वेश्चन के आंसर को सोचिए, वीडियो को पॉज करिए। भारत में रेल विकास की प्रक्रिया क्यों बदल नहीं पाई, पैराग्राफ में क्लियर दे रखा है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। रेल उपनिवेशिक ढांचे का एकमात्र हिस्सा था। आपने यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम देखा होगा तो उनका काम था रेलवे को बनाने का मेन पर्पस ही यही था। हमारे देश से जो भी मटेरियल बनता था भारत से अपने देश को वो ट्रांसपोर्ट करते थे, वही उसका मेन रीज़न था। तो रेल एक उपनिवेशिक ढांचे का एकमात्र हिस्सा था, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। उपनिवेशीकरण को देखना चाहिए। ऑप्शन ए है इसका तंत्र, ऑप्शन बी है इसकी संस्थाएं, ऑप्शन सी है इसकी संपूर्णता, ऑप्शन डी है इसका बदलाव। फिर से मैं आपको पैराग्राफ पे ले चलता हूँ। पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि उपनिवेश को उसकी संपूर्णता, एकीकृत ढांचे के रूप में बेहतर रूप से देखा जाता है। नई विकसित संस्थाओं, ये भी दे रखा है। ऊपर ढांचे ने अंतर संबंधित और पारंपरिक रूप से संबंधित तंत्र निर्मित किए, जिसके फलस्वरूप उपनिवेशिक ढांचे का अस्तित्व बना रहा। अब जल्दी से सोचिए इस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए।
उपनिवेशीकरण को देखना चाहिए, इसका तंत्र, इसकी संस्थाएं, इसकी संपूर्णता, इसका बदलाव। चारों ऑप्शंस आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या कि उपनिवेशीकरण का जो मेन काम होता है इसकी संपूर्णता में आता है, उसी संपूर्णता में आपको तंत्र आएगा, उसी संपूर्णता में इसकी संस्थाएं भी आएंगी और इसी के कारण होने वाले बदलाव भी आएंगे। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, इसकी संपूर्णता। निम्नलिखित में से कौन पूरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म प्रस्तर औजार, ऑप्शन बी मद्रास उद्योग, ऑप्शन सी है न प्रस्तर औजार, या फिर ऑप्शन डी महाश्मीय। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रस्तर औजार जो थे ये पूरा प्रस्तर युग की प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पुरापाषाण काल में सबसे जो सूक्ष्म औजार आपको मिलेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग और पूरा प्रस्तर युग से संबंधित है? हमने ये बताना है आपको। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जगह है जो मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल दोनों में लिंक बनाती है, दोनों वहाँ पर दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ऑप्शन ए है सोहान, ऑप्शन बी है बुरुजहोम, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी है शुरतधोई। आपने बताना है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोहान। ठीक है, जो बुरुजहोम है ये नवपाषाणिक स्थल है, नियोलिथिक साइट है। भीमबेटका आपको मध्यपाषाणिक स्थल मिलेगा। ठीक है, और सोहन संस्कृति है एक ऐसी जिसका लिंक मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल दोनों से है। और इस संस्कृति को आपको एक मैं बात बता दूं, पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। आपने यह भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पेबुल संस्कृति किसको कहा जाता है? सोहन संस्कृति को ही कहा जाता है। इस संस्कृति से संबंधित उपकरण जो हमें मिलते हैं वह सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, इसी कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। आपको यह बताना है कि शुरतधोई किस पाषाण काल से संबंधित है। कमेंट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में और बताइए कि शुरतधोई जगह किस पाषाण काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? शिकारी गतिविधि, पशुपालन, मांस संग्राहक, भोजन उत्पादन। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर अपना लॉक करिए। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन, आपने सही सोचा, राइट ऑप्शन डी भोजन उत्पादन। देखिए, शिकारी गतिविधियाँ तो पहले हो गई थी, पशुपालन भी शुरू हो गया था और मांस संग्राहक भी वो पहले ही करते थे, लेकिन भोजन का उत्पादन करना नवपाषाणिक काल की सबसे बड़ी विशेषता रही है। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है? मालवा संस्कृति, गंधार कब्रदान संस्कृति, महाश्मीय संस्कृति, या फिर सोठी संस्कृति। जल्दी से अपना आंसर सोचिए। आंसर है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी सोडी संस्कृति। ठीक है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया और दूसरे को उसका कारण आर। हमने ये बताना है कि कारण और कथन दोनों कैसे संबंध रखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण काल अति समृद्ध काल है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है कि इस काल में हम चहुमुखी विकास का अवलोकन करते हैं। हमने कुषाण काल के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, कृष्ण जी काफ़ी अच्छे राजा थे और इस काल में चहुमुखी विकास हुआ। दोनों ऑप्शंस सही हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसकी कारण कहा गया है। कथन ए है, गुप्त काल में भूमि अनुदानों का प्रारंभ सामंतवाद की शुरुआत से जुड़ा है। ठीक है, कारण क्या कहता है कि यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था। हमने दोनों कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन सही कथन है। और यदि हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में भूमि अनुदानों का प्रारंभ सामंतवाद की शुरुआत से जुड़ा था, सही कथन है, कथन ये सही है। और कारण क्या कहता है कि ये आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था, यह जरूरी नहीं था कि ये आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो। ठीक है, कारण इसका बिल्कुल गलत हो जाता है। कारण गलत है, ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही है परंतु आर सही नहीं है। देखिए, कथन और कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 से 10 क्वेश्चन कथन और कारण से एग्जाम में पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। पहले 5 आते थे, 2 आते थे, 3 आते थे, अभी बहुत क्वेश्चन कथन और कारण से पूछे जाते हैं। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को उसका कारण कहा गया है। कथन ये कहता है कि अरबों ने भारत पर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आक्रमण किया। हमने अरबों को पढ़ा है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर। और कारण क्या कहता है, वे साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित थे। ऐसा नहीं था,
साम्राज्यवादों से प्रेरित होते तो वो यहाँ पर डेरा लगा के बैठ जाते परमानेंट, और यहाँ पर और भी वो एनेक्स करते एरियाज़ को, लेकिन वो एक केवल लूट मार के लिए आते थे, यहाँ से लूटते थे चले जाते थे। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, ए सत्य है, आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। धातु प्रस्तर काल, लौह काल, कांस्य काल, प्रस्तर काल। जल्दी से आंसर को सोचिए और आंसर को लॉक करिए। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से करिए, देखिए कितने को सही होता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा प्रस्तर काल, ठीक है, उसके बाद कांस्य काल, फिर आता है धातु प्रस्तर काल और उसके बाद आता है लौह काल। निम्नलिखित को हमने कालक्रम में लगाना है, सही उत्तर का देखना है क्या है राइट ऑप्शन बनता। ऑप्शन 1 में है रायतरंगिणी, ऑप्शन 2 है हर्षचरित, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज रासो, या फिर ऑप्शन 4 संगम साहित्य। यदि आपको ये पता है कि संगम साहित्य सबसे पहले लिखा गया था, तो आप ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो केवल डी और ए में आपको संगम साहित्य 1 नंबर में मिलने वाला है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है उसके बाद कौन सा लिखा गया था। उसके बाद लिखा गया था हर्षचरित, ठीक है, ये BC में लिखा गया था। हर्षचरित 2nd नंबर पर लिखा गया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो सीधा हम जाएँ तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि इसको देखें, उसके बाद लिखा गया था रायतरंगिणी, फिर लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, सबसे लास्ट में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का हमने चयन करना है। ऑप्शन ए है चक्रवर्तीयन, ऑप्शन बी है महाराजा, ऑप्शन 3 है महाराजा धीराज, ऑप्शन 4 है राजन। देखिए सबसे आसान प्रश्न है, यूजीसी में इतने आसान प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते। अभी जो रिसेंटली ट्रेंड हो गया है तो काफ़ी डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने काम, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आपका डिफिकल्टी लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा। सेकंड सेट है, 5वें 6ठे सेट में आपको मैं इतने टफ क्वेश्चन दूंगा कि आप भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। सबसे पहले जो आएगा वह आएगा राजन, ठीक है, उसके बाद आता है महाराजा ऑप्शन 2, और उसके बाद आता है महाराजा धीराज और उसके बाद आता है चक्रवर्तीयन। इसको हम यदि कूट में लगाएं, सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, ऑप्शन डी सही है आंसर इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। निम्न में से कौन सा सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ए है गंगा राज्य, ऑप्शन 2 है अरब आक्रमण, ऑप्शन 3 है महेंद्र पल्लव, या फिर ऑप्शन 4 है हौसल शक्ति का उत्थान। आपने ये बताना है कि सबसे पहले इनमें से किस चीज़ का वर्णन आपको मिलता है। सबसे पहले आता है अरबों का आक्रमण, ठीक है, उसके बाद आएगा गंगा के राज्य, और थर्ड पर आएंगे हौसल शक्ति का उत्थान, और लास्ट में महेंद्र पल्लव के बारे में मिलती है हमें जानकारी। राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन सूची 1 में और सूची 2 को हमने मिलाना है। ऑप्शन ए है सभा और समिति, ऑप्शन 2 है उत्तरी काली पालिशदार मृद भांड, ऑप्शन सी है गिरनार अभिलेख, ऑप्शन 4 है देवाना पियों, और सूची 2 में रुद्रा दामन, वैदिक काल, अशोक और गंगा के मैदान। इनको हमने मिलाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और मिलाइए। सबसे पहले देखते हैं सभा और समिति, ये वैदिक काल से संबंधित है, और यदि आपको ये पता है सभा और समिति वैदिक काल से संबंधित है, इसको हम ऑप्शंस में देखेंगे। ए का दो केवल एक में है, बी में है और डी में है। यहाँ पर सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब चलते हैं उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड मिलती है हमें गंगा के मैदानों में, ठीक है। बी का होगा 4, बी का 4 है यहाँ पर ए में और बी में, तो यहाँ डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और गिरिनार अभिलेख आपको पता है कहाँ पर है, तो ये रुद्रदामन से संबंधित है, ये केवल बी ऑप्शन में है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इस प्रकार आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में बौद्धिस्तव, द्राविड़ निर्माण शैली, मेहरकुल, चंदेल, हमने इनको मिलाना है। जैजभुक्ति, हूण, दक्षिण भारत या फिर बौद्ध धर्म के साथ। जो बौद्धिस्तव है ये बौद्ध धर्म से मिलेगा, और द्राविड़ निर्माण शैली ये दक्षिण भारत की है, ठीक है। और मेहरकुल जो है ये हूणों से संबंधित है, और चंदेल जो है जैजभुक्ति, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में है एटचेट कार्लिनियन मनका, बी ऑप्शन है ताम्र, सी ऑप्शन है बैरीगाजा, या फिर डी ताम्र लिप्ति। सूची 2 में है बंगाल बंदरगाह, हड़प्पा या फिर
राजस्थान। देखिए जो एचेडेड कालीनियन मनका है वो हमें मिलता है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। आपने यह याद कर लेना, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको नोट करिएगा ताकि ऐसा दोबारा से पूछा जाए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। और उसके बाद यदि हम बात करें ताम्र की, वो हमें मिलते हैं राजस्थान से, ठीक है। हम 4 के साथ मिलाएंगे। और बैरी गाज़ा, बैरी गाज़ा एक बंदरगाह है, ठीक है। और ताम्र लिपि ये बंगाल से संबंधित है। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही आसान प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने मालवा को कब विजय किया? और शेर शाह सूरी ने मालवा को नेक्स्ट किया था 1542 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिर्ज़ा राजा का खिताब किसको दिया गया था? आपने ये बताना है, भारमल को, जय सिंह को, जसवंत सिंह को, राजा राज सिंह को। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा का खिताब दिया गया था। मराठा प्रशासन में मजूमदार क्या था? लेखाधिकारी, सचिव, सरकारी अधिकारी या फिर खजांची? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेखाधिकारी। मराठा प्रशासन में मजूमदार को लेखाधिकारी कहा जाता था। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? मुगल और आमेर के, मुगल और कोटा के, मुगल और मेवाड़ के, और मुगल और मारवाड़ के। आपने ये बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किन के बीच में हुआ था। तो जल्दी से सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, मुगल और मेवाड़ के बीच में। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाएं। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन महमूद शाह, रजिया सुल्तान, मौजूद्दीन ब्राह्म शाह, रकूद्दीन फिरोज शाह। आपने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मध्यकालीन भारत से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने मध्यकालीन भारत के जितने भी राजा हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आप लिखिए एक नोटबुक पर, उनको बार बार रिवाइज करिए। इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न हर बार यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने ये बताना कि इनका काल कब था, कब ये राजा बने, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था। अलाउद्दीन महमूद शाह, रजिया सुल्तान, मौजूद्दीन बहराम शाह या रुकनुद्दीन फ़िरोज़। देखिए आपको इनका थोड़ा सा समयकाल पता होना चाहिए। जो रजिया सुल्तान थी उनका समयकाल था 1236 से लेकर के 1239 तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं मौजूद्दीन बहराम शाह। इनका जो समयकाल था ये 1240 से 1242 के बीच में था इनका समयकाल, ठीक है। और उसके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़, इनका जो समयकाल था ये 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी में, रजिया सुल्तान से पहले ये राजा बने थे, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह, इनका समयकाल कब था? ये 1242 से लेकर 1246 के बीच में इनका समयकाल था। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो सबसे पहले आना चाहिए रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है। ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ सबसे पहले आएंगे, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर मौजूद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित को कालक्रम में रखना है हमने। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, नसरुद्दीन कोबाचा, जफ़र खान, गाजी मलिक या इस्लाम शाह। देखिए सबसे पहले नसरुद्दीन कोबाचा का समय था, उसके बाद इस्लाम शाह का आता है, फिर गाजी मलिक का आता है और जफ़र खान का सबसे लास्ट में आता है। तो इनको हम सही आंसर होगा इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है हमने। देवगिरी, रणथंभौर, मालवा या फिर गुजरात। आपको इसकी एनेक्सेशन का टाइम पता होना चाहिए। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद मालवा, लास्ट में देवगिरी, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने बुक्स को मिलाना है कि कौन से राइटर्स ने लिखी थी। अली मोहम्मद खान, जियाउद्दीन बर्नी, भीमसेन, इनायत खान। सूची 2 में दे रखे हैं नुक्साए दिलखुशा, मिरात अहमदी, शाहनामा, फतवा जहांदरी। कौन कौन से राइटर्स ने लिखी थी? मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें सारे के सारे मैंने जितने भी राइटर्स हैं उनकी बुक्स हैं उनको मेंशन कर रखा है, आप उसको भी एक बार रेफ़र करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगा। अली मोहम्मद खान ने लिखी थी मिरात अहमदी। जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर सोचिए। आपको पता होना चाहिए जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जियाउद्दीन बर्नी की बुक है, सिंपल सा आप जाएँ, फतवा जहांदरी, उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। और यदि हम इस प्रश्न का आंसर इतना जानते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदरी लिखी है, तो इसको यदि हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में हमें केवल मिलेगा ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, ठीक है। इन दोनों को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। और आगे बात करें, यदि अली मोहम्मद खान का पता है मिरात अहमदी लिखी है और ए का 2 केवल हमें ए में ही मिलता है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और भीमसेन ने लिखी थी नुक्साए दिलखुशा और इनायत खान की लिखी हुई बुक है शाहनामा।
बहुत ही आसान प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कोड की सहायता से सही आंसर चयन करना है हमने। सूची 1 में है शाह मीर, ऑप्शन बी है जफ़र खान, ऑप्शन सी है मलिक राजा, ऑप्शन डी है जौना खान। वहाँ पर सूची 2 में हमने मिलाना है जाजनगर, खानदेश, कश्मीर या फिर गुजरात। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, आप जल्दी से सोच लीजिए, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। देखिए कैसे, जो शाह मीर थे ये कश्मीर के ये गवर्नर थे, जफ़र खान जो थे वो गुजरात के थे। ठीक है, और मलिक राजा जो थे खानदेश के, और जौना खान जाजनगर के थे। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लंबरदार, बरीद, वाक्यान्वीस या फिर जवाबित, और सूची 2 में है राज्य कानून, ऑप्शन 2 है समाचार रिपोर्टर, ऑप्शन 3 है ग्राम प्रधान, या फिर 4 ऑप्शन है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यदि हम लंबरदार की बात करें तो लंबरदार होता है ग्राम का प्रधान। अगर हमें इतना पता है तो ऑप्शन में देखते हैं, लंबरदार ग्राम प्रधान होता है ए का 3 यहाँ पर है, ए का 3 केवल सी में है। यदि इतना ही पता है आप सी के साथ अटैम्प्ट करके जा सकते हैं, समय भी बचेगा, आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही होगा। और यदि आपको ये 2 चीज़ें पता हैं, ब्रीद कहते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर को, और ब्रीद जो है बी का 4 केवल आपको सी ऑप्शंस में ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपको ये पता है आप इसी के साथ जा सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर फिर से सी। और यदि आपको पता है वाक्यान्वीस समाचार रिपोर्टर को कहते हैं, तो वो केवल 2 में है, हमने यहाँ पर सी में भी है, तो हम सी के साथ थोड़ा सा ट्रिकी होकर जाएंगे। और जवाबित होता है राज्य कानून। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इस प्रकार आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और कंट्रोल रखिए, एग्जाम में जाकर थोड़ा सा ही आपको अपने आप का कंट्रोल रखना है और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए कहता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान नवब्रह्म संबंधों के बढ़ते हुए महत्व द्वारा प्रेरित आर्थिक वृद्धि मुगल भारत और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के बीच की कड़ी थी। और कारण कहता है कि मुगल भारत में प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान राजशाही शासन पत्र के अंतर्गत चलता था, जिससे उसे भारतीय व्यापार करने के एकमात्र राष्ट्रीय अधिकार दिए गए थे। देखिए, यदि हम 17वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल प्रशासन का था उसका हम यूरोप के साथ रिलेशन देखते हैं तो हमें दोनों कथन गलत लगते हैं, क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान जो संबंध बढ़ते थे उनको आर्थिक वृद्धि नहीं था। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। ठीक है, और मुगल प्रशासन के प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान राजशाही शासन के अंतर कहाँ चलता था, क्योंकि भारतीय व्यापार करने के लिए एकमात्र राष्ट्रीय अधिकार दिए जाते थे, ऐसा तो नहीं था ना। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। कथन ये है कि खान यहाँ किसी भी पूर्व जगीर को प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में ज़्यादा व्यापक अधिकारों का प्रयोग करता था। ठीक है, और कारण कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने वजीर खान यहाँ को जिसको वो चाहे नियुक्त और निकाल देने की अनुमति दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना यदि फिरोज तुगलक के बारे में, तो खान जहाँ को उसने ऐसी कोई पावर्स नहीं दे रखी थी। ठीक है, और वह कभी भी नहीं कहता था कि भी तुम मुझे बिना पूछे अपनी मर्ज़ी से जो भी कर ले, लेकिन वो सब कुछ खुद करता था फिरोज तुगलक। आपने फिरोज तुगलक के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए केवल सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए। फिर से कथन और कारण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मुगल साम्राज्य सार्वजनिक खबरों के लिए आश्चर्यजनक रूप से तीव्र जानकारी चक्कर द्वारा संबंधित था। कारण क्या कहता है कि मुगल बादशाह को दूरदर्स्त प्रांतीय राजधानियों से सूचना प्रतिवेदन कुछ ही दिनों में नहीं मिलते थे, जो कि जन श्रोत्रांगण हॉल में रोज़ पढ़े जा सकते थे। देखिए, मुगल साम्राज्य की यदि हम बात करते हैं, बिल्कुल कथन ये सही है। मुगल बादशाह को दूरदर्श प्रांतों की राजधानियों से सूचना प्रतिवेदन कुछ ही दिनों में नहीं मिलते थे, ये गलत है। यदि ये सही है तो ये तो गलत होगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। और राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 1919 का अधिनियम प्रावधान करता है। यूपीएससी और यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 3-4 अधिनियम ऐसे हैं, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक तो 1909 का है, 1919 का है, टॉयलेट एक्ट है। उसके बाद के 2-3 एक्ट है। 1935 का एक्ट है जिसमें राज्यों के विशेष अधिकार दिए गए
इनमें से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने एग्जाम में जाना है, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या यूजीसी नेट की करने वाले हैं, तो इन 3-4 अधिनियमों को आप पढ़कर जरूर जाना। 1919 का अधिनियम प्रावधान करता है कि भारत में पृथक और साथ ही साथ आईसीएस परीक्षा होना। ऑप्शन बी है आईसीएस परीक्षा का भारत में पृथक किंतु समानांतर नहीं होना। और ऑप्शन सी है आईसीएस परीक्षा में भारतीयों के लिए आरक्षण। और ऑप्शन डी है आईसीएस परीक्षा बम्बई, कोलकाता और मद्रास में आयोजित करना। देखिए, जो 1919 का अधिनियम है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत में पृथक और साथ ही साथ आईसीएस का परीक्षा होना इससे संबंधित है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर हमने नहीं के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था, ये इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी, जो कौन सी ऐसी अवधारणा थी जो इनके साथ रिलेट नहीं करती है? आत्मशक्ति, अहिंसा, बाइकॉट, चरखा। देखिए, जो आसान है लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बताना है जो नहीं है, ठीक है। एक तो है, ये तो था अहिंसा, उसका मेन पर्पस ही था, ठीक है, असहयोग आंदोलन का, और बाइकाट करना उनका काम ही था। असहयोग का मतलब ही बाइकाट होता है। और चरखा उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उन्होंने चरखे का इस्तेमाल किया था ताकि वो इंडियंस बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें। इसमें जो उसके साथ संबंधित नहीं था वो था ऑप्शन ए, आत्मशक्ति। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्लेचर प्रणाली संबंधित है। कपड़ा बुनाई से लोहा पिघलाना, रेशम चरखी का लपेटना और तांबे का काम। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर को सोचिए कि फ्लेचर प्रणाली क्या होती है। ठीक है, देखिए, फ्लेचर प्रणाली का मेन ही काम होता है कि लोहे को पिघलाना, जिसे फ्लेचरिंग कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र। सबसे आसान प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका तर्क आर का नाम दिया गया है। हमने यहाँ पर इनका स्पष्टीकरण भी देखना है। ठीक है, कथन ये कहता है कि 1857 का विद्रोह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। कारण क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था वो 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। राइट, ये दोनों कथन सही हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं या नहीं करते, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप इसके बीच में एक बिकॉज लगा करके इस पूरी लाइन को दोबारा से पढ़िए, आपको इनका इंटरलिंक स्थापित होता समझ आ जाएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। बिकॉज, यहाँ से आगे पढ़ते हैं, क्योंकि 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल लिंक भी सही है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही स्पष्टीकरण भी करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। कथन ए कहता है कि गांधी ने सर्वप्रथम अस्पृश्यता का सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया। ठीक है, और कारण कहता है कि वे कांग्रेस के सामाजिक आधार को व्यापक बनाना चाहते थे। तो दोनों ही कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से करिए और वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर सोचिए। कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है। ब्रिटिश शासन में भारत में जो हुआ वह सर्वाधिक निष्फल आधुनिकीकरण था, जो कि आधुनिक उपनिवेशिक आर्थिक ढांचे के प्रतिरूप था। और कारण क्या कहता है कि ब्रिटिश ने भारत को कृषि प्रधान देश में बदलने की नीति का सतत अनुपालन किया। ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न में कहूँगा, ट्रिकी है थोड़ा सा। निम्नलिखित को कालक्रम में रखें। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन 2 है भारतीय औद्योगिक आयोग, ऑप्शन 3 है भारतीय वित्तीय आयोग और ऑप्शन 4 है भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, यदि आपको पता है ऑप्शन 4 ये 1882 के आसपास भारतीय शिक्षा आयोग आया था। और जो सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर साइमन कमीशन आएगा। ठीक है, 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन आता है। और यदि हमें ये पता है कि सबसे लास्ट में साइमन कमीशन आएगा तो साइमन कमीशन का ऑप्शन बनता है यहाँ पर ऑप्शन सी में। सी सही आंसर होगा इसका। सबसे पहले आएगा भारतीय शिक्षा आयोग, उसके बाद आएगा भारतीय औद्योगिक आयोग,
और उसके बाद आता है भारतीय वित्तीय योग और लास्ट में आता है साइमन कमीशन। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित को कालक्रम में रखें। ऑप्शन ए है प्रजामंडल, ऑप्शन 2 है हूल, ऑप्शन 3 है उल गुलान, ऑप्शन 4 है मरियास। आपने ये बताना है सबसे पहले इनको हम कालक्रम में रखें, सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा। राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से सोचिए सबसे पहले क्या आंसर इसका होना चाहिए। सबसे पहले आता है हूल, ठीक है, नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद उल गुलान नंबर 2 पर। उसके बाद आता है मरियस, ठीक है, और उसके बाद आएगा प्रजामंडल। यहाँ पर ऑप्शंस में देखें, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित को क्रम में रखें। ऑप्शन ए है समस्त आयु अधिनियम, ऑप्शन 2 है दक्षिण कृषि राहत अधिनियम, ऑप्शन 3 है पुलिस अधिनियम, ऑप्शन 4 है विश्वविद्यालय अधिनियम। हमने इनके अधिनियम को हम देखना है सबसे पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा वाला आया था, इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑप्शन 2 दक्षिण कृषि राहत अधिनियम। सबसे पहले ये लेकर आए थे ब्रिटिशर, और उसके बाद लेकर आते हैं समस्त आयु अधिनियम, उसके बाद आता है पुलिस अधिनियम, और लास्ट में सबसे आता है विश्वविद्यालय अधिनियम। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि यहाँ पर लगाएंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे कूट की सहायता से हमने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में बुक्स हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखे गए राइटर्स के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए है प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी विलियम डिंगले ने, ठीक है। यहाँ पर हम 3 के साथ इसको मिलाएंगे। और उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किनके द्वारा लिखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। यदि आपको यही पता है केवल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपका आंसर आसान हो जाएगा, उतना ही अटैम्प्ट करना। ये जेम्स मिल ने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यदि आपको यही पता है केवल, तो ये केवल ऑप्शन 4 यहाँ पर केवल मिलेगा आपको बी में, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे ही जाएँ तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आर.सी. दत्त ने। यदि आपको ये पता है तब भी आप आसान कर सकते हैं। तो ऑरिजिनियस ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, ये लिखी थी C.A. बेली के द्वारा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। नीचे दिए कोड की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। सूची 1 में जितने भी बंदोबस्त हैं हम उनको मिलाना है। ये किन्होंने लागू किए थे, ठीक है। ये देखिए स्थायी बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया था? ये किया था थॉमस लॉ ने। जल्दी से आप मिलाते जाइए मेरे साथ। और रैयतवाड़ी किसके द्वारा लगाया गया था? रैयतवाड़ी लगाया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है। महालवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जल्दी से सोचिए क्या होगा राइट ऑप्शन। महालवाड़ी किसने लागू किया था? ये किया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और बम्बई सर्वेक्षण व्यवस्था जी विंगेट ने लगाई थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सूची 1 का सूची 2 के साथ हमने मिलान करना है। सूची 1 में है विलियम जॉन्स, और ऑप्शन बी है चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी है थॉमस मैकॉले, ऑप्शन डी है थॉमस मुनरो। सूची 2 में दे रखा है ईसाई धर्मवाद, उपयोगितावाद, थर्ड ऑप्शन है अभिविन्यास, और चौथा ऑप्शन है उदारतावाद। हमने इनको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इनको मिलाइए, ये किन के साथ संबंधित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसको मिलाते हैं। विलियम जॉन्स जो हैं अभिविन्यास के साथ संबंधित था, और चार्ल्स ग्रांट जो हैं ये ईसाई धर्म के साथ संबंध रखते हैं, और थॉमस मैकॉले जो थे ये उदारतावादी थे काफ़ी, और थॉमस मुनरो ये उपयोगितावाद के साथ संबंध रखते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नाजी सोवियत संघ की जब संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए है 1937, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1939, या फिर ऑप्शन डी 1340। यहाँ 1340 कहाँ होगा, कितना पीछे ले गया अभी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को लॉक करिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी 1938 बिल्कुल भी नहीं है। 1939 में नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। कौन सा देश इंग्लैंड और फ्रांस के साथ 1940 के दशक में उपनिवेशिक मुद्दों पर असहमत था? आपने बताना है कि इनमें से कौन सा देश असहमत था। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी रूस, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसको गूगल करिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन गैर कॉमनवेल्थ देश है। हमने ये बताना है कि गैर कॉमनवेल्थ देश इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है
पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। आपने जल्दी से गूगल करना है और सारे के सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को आपने एक लिस्ट में पढ़ना है, उनमें से देखना है कि इनमें से आंसर कौन सा है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए ये सभी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, और जो म्यांमार है ये कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत। इतिहास के यूजीसी नेट सिलेबस का सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको इग्नोर मत करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है। शोध एक अध्ययनशील खोज है। देखिए यदि आप शोध करने जा रहे हैं तो खोज तो आपको करनी होगी, ध्यानशील करनी होगी। उसके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? एक पहचान होती है, तथ्य होने चाहिए, सामग्री की खोज होनी चाहिए, या फिर परिकल्पना होनी चाहिए। देखिए इन सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ जिसके बगैर खोज की नहीं जा सकती, किसके आधार ही नहीं बनता है, तो वो कौन सी होनी चाहिए? देखिए वो होती है तथ्य, ठीक है। तथ्य जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपका शोध या फिर कुछ भी आप कर ही नहीं सकते, रिसर्च आप कर ही नहीं सकते। आपके पास फैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट के आधार पर होगा, फैक्ट के बिना तो सब कुछ बेकार है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 50वां क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपने सभी अटैम्प्ट किए होंगे। यह भी आप वीडियो को पॉज करिए, अटैम्प्ट करिए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान शोध में मूल्य निर्णय के प्रवेश के लिए विरोध में चिंतित था? 4 यहाँ पर राइटर्स हैं। हमने ये बताना है कि सामाजिक विज्ञान शोध में मूल्य निर्णय के प्रवेश के विरोध में चिंतित था। कौन था इनमें से? ऑप्शन ए है TW हचिसन, ऑप्शन बी है MJ उलमेर, ऑप्शन सी है लुइस डुमेंट, या फिर ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। आपने ये बताना है इनमें से कौन इसका विरोध करता था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए TW हचिसन। इनकी आइडियोलॉजी थी कि सामाजिक विज्ञान का जब हम शोध करते हैं, जो मूल्य निर्धारण का निर्णय लेना होता है, तो उसका वो कहते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट जाना चाहिए। उसके लिए वो चिंतित रहते हैं। उनको कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर हमने राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए TW हचिसन। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं बिल्कुल ऑनेस्टी से नीचे कमेंट सेक्शन में इनको कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना मैं और सेट बना नहीं सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही अच्छे कमेंट आए, आपके रिप्लाई दिया, जिससे मुझे भी और दिल किया कि मैं आपके लिए और भी सेट लेकर आऊँ। उम्मीद करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कम से कम आपको 20 सेट ऐसे दे दूँगा जिनमें से बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको इनको प्रैक्टिस करके जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि आएंगे कम से कम आपके में 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो से आएंगे, ठीक है। और यदि इतने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आपकी हेल्प कर देता हूं, तो आपको केवल एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और नीचे अच्छा सा कमेंट करना है। आप बहुत अच्छे हैं, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।